चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अब अगला टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सुनिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कैपेसिटर में अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है ये है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। क्या मतलब है इसका? तो देखिए, ऐसा है कि ये हमारे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मतलब ये उसकी पहली प्लेट है और ये है इसकी दूसरी प्लेट। ठीक है हमारे पास ऐसा सा एक डाई इलेक्ट्रिक है। ये क्या है? तो ये लेट से एक डाइलेक्ट्रिक है ऐसा, और ये जो कैपेसिटर का प्लेट है ये चार्ज्ड है। चार्ज से मेरे कहने का मतलब है जैसे इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट के पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक का ये वाला जो साइड होगा वो नेगेटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना, और डाइलेक्ट्रिक का ये वाला जो साइड होगा वो पॉजिटिव नेचर का चार्ज इंड्यूस करेगा। तो ये पॉजिटिव इस पूरे नेगेटिव पर एक ऐसा फोर्स लगा रहा होगा और ये नेगेटिव इस पूरे पॉजिटिव पर एक ऐसा फोर्स लगा रहा होगा। तो इतनी सी बात तो तय है कि पूरे डाइलेक्ट्रिक पर ये सामने की तरफ कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस बात से कन्विंस्ड हैं? अब यदि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इलेक्ट्रिक सॉरी यदि ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट कंप्लीट स्पेस जो कैपेसिटर के अंदर है उसके अंदर चला आता है, मेरे कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली कैपेसिटर के अंदर आ गया है, क्या अब भी वो फोर्स लग रहा होगा? नहीं, अब नहीं लग रहा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू, इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू, तो यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज नेगेटिव, यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को निपटा देंगे। तो फोर्स कब लगेगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर? जब डाइलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर वाले मतलब कैपेसिटर के अंदर आ रहा है उस समय। मेरे कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो उस समय इस डाइलेक्ट्रिक पर कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा। आई बात समझ? एक बार जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इनसाइड ऑफ कैपेसिटर आ चुका है, मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों का सेंटर है, दोनों का सेंटर इस पोजीशन पे कोइंसाइड कर चुका है मेरे कहने का मतलब है कि ये डाइलेक्ट्रिक के प्लेट की लेंथ L है, तो ये वाला डिस्टेंस L/2 है और ये लेट से स्मॉल l है, तो ये वाला डिस्टेंस स्मॉल L/2 है। तो अब कोई फोर्स नेट नहीं है इस सिचुएशन में। नेट फोर्स कितना है? 0 है, लेकिन यहां पर फोर्स है। ठीक, आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हम लोगों को इसी फोर्स की कैलकुलेशन करनी है कि कितनी फोर्स की वैल्यू है, इसका एक्सप्रेशन वगैरह हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि देखिएगा, एक बार के लिए मैं 3D व्यू बना के आपको दिखा देता हूं कि ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें प्लेट की लेंथ है L और प्लेट की विड्थ है B। ये ऊपर वाला प्लेट है और ये इसके नीचे नीचे वाला प्लेट है। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे, ये नीचे वाला प्लेट, ये इसके ऊपर ऊपर वाला प्लेट। ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक है तो ये डाइलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, मतलब ऐसे मैं 2D व्यू आपको बनाकर दिखाऊं इसका, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये डाइलेक्ट्रिक और ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें प्लेट की लेंथ कितनी है? L। और मान लेते हैं एक बार के लिए कि अभी डाइलेक्ट्रिक x यूनिट कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक की जो भी लेंथ रही होगी तो ये x यूनिट अब उसके अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग लेंथ हो गया वो L-x हो गया। तो चलिए फोर्स वोर्स तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, पहले एक काम करते हैं। यदि मैं इस हिस्से का, इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखने बोलूं, वो निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो हिस्सा है अभी, तो ये कैसा होगा? जैसे ये हमारे पास दोनों पैरेलल प्लेट हैं, इस सेगमेंट में यानी कि x यूनिट डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ, कितना है? k है, और रिमेनिंग L-x सेगमेंट में क्या है? एयर है।
तो बताइए कि इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस यदि हम लोग C1 मान लें और इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस यदि हम लोग C2 मान लें, तो ये C1 और C2 कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में। यानी इसको इक्विवेलेंटली मैं एक बार के लिए ऐसा दिखा दूं कि ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, और दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में है। यानी अभी पहले एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अभी C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट है C1 प्लस C2। बताइएगा जरा इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? तो एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें उसके अंदर का कंप्लीट स्पेस किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है A K एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही होता है ना? ठीक। तो ये इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? लेंथ है x और विड्थ है b। तो एरिया हो गया हमारे पास, मैं C1 की वैल्यू लिख रहा हूं, C1 हो गया, एरिया हो गया x इंटू बी इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है। जो दूसरा कैपेसिटेंस C2 है वो क्या है बताइए? तो कैपेसिटेंस C2 इज A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। उसका एरिया कितना? तो एरिया के लिए लेंथ है L माइनस एक्स, विड्थ है B इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, यस, B एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाएगा कॉमन। तो ये क्या हो गया? के एक्स प्लस एल माइनस एक्स। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ये B एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ठीक है, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल, के माइनस वन इंटू एक्स इंटू एल। ये है हमारे पास C इक्विवेलेंट, ये। ठीक है, ये समझ गए? C इक्विवेलेंट क्या है? तो B एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल के बराबर। ठीक है। ये वो सेगमेंट था जिसमें डाइलेक्ट्रिक था, है ना? यहां पर डाइलेक्ट्रिक है। okay. तो अभी हम लोगों ने क्या किया है? बस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है। ठीक है। अब फोर्स की कैलकुलेशन के लिए, फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है। फोर्स के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे केस नंबर 1 में फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, कि ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके दोनों प्लेट के क्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगा रखा है, और ये बैटरी यहां कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी। तो बैटरी क्या करेगा? बैटरी दोनों प्लेट के क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। ठीक है ना? यहां पर ये हमारे पास ऐसा एक डाई इलेक्ट्रिक है, जिस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K, और ये डाइलेक्ट्रिक कुछ x डिस्टेंस यहां एंटर कर चुका है। कैपेसिटर के प्लेट का लेंथ L है, विड्थ B है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा, वो C इक्विवेलेंट क्या है? तो C इक्विवेलेंट है B एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल है। ठीक है। चलिए, अब हमें ये फोर्स चाहिए। ठीक है, कि इस समय डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं फोर्स? तो फोर्स निकालने के लिए मेरे पास एक प्लान है। वो प्लान ये है कि एक बार के लिए बताइए कि यदि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो अभी इस सिस्टम के पास कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है? यदि वो एनर्जी पूछ लूं तो एनर्जी तो निकाल लेंगे ना, कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है। तो ये 1/2 C इक्विवेलेंट इज B एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये एनर्जी क्यों लिख रहे हैं? एनर्जी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन? तो वो रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर, या अभी के लिए मैं लिख दूंगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है।
ये रिलेशन याद तो है ना? यानी ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, तो यहां से हम लोग अपना फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। एफ और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स। यानी कि ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसे ही हमें क्या करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में बस एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो क्या आ जाएगा फोर्स बताइए? तो एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकले, तो बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d, ये तो कांस्टेंट है, तो हमें बस d बाई डी एक्स ऑफ k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल, यही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हाँ, d बाई डी एक्स ऑफ k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करना है। ठीक, चलिए लिखिए इसको, क्या हो जाएगा ये, तो माइनस टाइम्स ऑफ बी एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई 2d, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये रहा हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ये है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर काम करने वाला फोर्स। और फोर्स की सबसे अच्छी बात क्या नजर आ रही है बताए, कि ये जो फोर्स है ये एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, सब कुछ ही तो कांस्टेंट है ना? तो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक पर काम करने वाला फोर्स भी कांस्टेंट होता है। फोर्स कांस्टेंट होता है, तो इस पर आप वैसे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ये फोर्स कब तक काम करेगा, ये तो समझ गए ना? जब तक इस प्लेट का सेंटर डाइलेक्ट्रिक के सेंटर से कोइंसाइड ना कर जाए, तब तक ही ये फोर्स काम करेगा। जैसे ही दोनों बिल्कुल बीचों बीच आ गए, यानी ये प्लेट है और डाइलेक्ट्रिक भी बिल्कुल उसका सेंटर इस प्लेट के सेंटर से कोइंसाइड कर गया, तो फोर्स हो जाएगा 0। ठीक, तो यदि मैं बोलूं कि डाइलेक्ट्रिक को कुछ डी डिस्टेंस पीछे से छोड़ा था, मतलब मैं सेंटर डाइलेक्ट्रिक का सेंटर, प्लेट का सेंटर और डाइलेक्ट्रिक के सेंटर का इनिशियल पोजीशन बता दूं, ठीक है, रिलीज किया था 0 स्पीड से, और मैं आपसे उस समय फाइनल वेलोसिटी पूछ लूं, तो बस ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बता देंगे, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब इन सब टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग इसका दूसरा केस स्टार्ट करते हैं, विच इज केस नंबर 2, जब चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू और इस प्लेट पर चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है, अब ये कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बस चार्ज है इसके पास अपना। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है एक डाइलेक्ट्रिक, यहां पर हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक का ये लेंथ है x। ठीक है, चलिए, ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वही है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। तो सबसे पहले फिर से यदि मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ लूं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था B एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K माइनस 1 इंटू X प्लस L, यही था ना? ठीक है, तो फिर से फोर्स का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मेरे पास तरीका तो वही है कि मैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखूंगा और फिर फोर्स के लिए माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स कर दूंगा। लेकिन अब की बारी एनर्जी लिखने के लिए मैं दूसरा स्टाइल चूज कर लूंगा कि एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है
अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और भूल गया, वो ये है कि ये जो फोर्स के आगे माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, राइट? हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्यू स्क्वायर बाय 2c के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है? तो ये क्यू स्क्वायर तो ठीक है, बाई 2c, c इज b एप्सिलॉन नॉट बाय d इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल, ठीक है? चलिए आइए फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है? तो ये माइनस, ठीक है, कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा? तो ये क्यू स्क्वायर डी बाई 2b एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, इसको उठाकर ऊपर ले चलते हैं, तो इस पर पावर कितना आ जाएगा? -1, वो -1 आगे आएगा, वो -1 आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और इस पर एक और -1, भाई x रेज टू दी पावर n है, तो n टाइम्स ऑफ x रेज टू दी पावर n -1 होता है, यानी इस पर पावर -1 -2 हो जाएगा। तो मैं सीधा ही नीचे लिख दूं कि दिस विल बी k -1 इंटू एक्स पर प्लस एल पर पावर 2। बताइए ये वाली बात समझ में आई? इसको मैं ऊपर ले गया था, इस पूरे पर पावर -1 आया, तो वो -1 आगे आ गया, फिर -1 -2 हो गया, फिर नीचे ले गया, तो वो स्क्वायर कर दिया, ठीक है? अब अंदर वाले फंक्शन को कीजिए डिफरेंशिएट, तो ये कितना आएगा? k -1 x एज इट इज, और l का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है? तो ये लीजिए, ये फोर्स का फाइनल जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो क्यू स्क्वायर डी टाइम्स ऑफ k -1 बाई 2b एप्सिलॉन नॉट इंटू k -1 x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है? ये है फोर्स का फॉर्मूला। इस फोर्स को देख के क्या समझ आ रहा है? ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे फोर्स भी बदलेगा, ठीक है? तो एंड रिजल्ट के रूप में मेरे पास कहने के लिए बस इतनी सी ही बात है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के ऊपर यदि चार्ज कांस्टेंट होता है तो उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक पर काम करने वाला फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। यदि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक पर काम करने वाला फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है? सिंपल है ना? हाँ भाई, चलिए आइए देखिए, इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं। ऐसा है कि फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया A यानी कि A इज इक्वल टू L इंटू B है, विथ सेपरेशन D connected to a battery via switch S. Capacitor plates are kept vertical and touched on the surface of liquid जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है? S is closed. Find the height between the plate to which the liquid level will rise. तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एज ए डाइलेक्ट्रिक बिहेव करेगा, ठीक है? और इस डाइलेक्ट्रिक पर इस सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है। कैसे पता कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा? तो ये जो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है? तो क्या होगा? इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा ऊपर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच डाइलेक्ट्रिक अंदर जाना स्टार्ट होगा। डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे वाटर डाइलेक्ट्रिक के प्लेट के अंदर जाएगा, तो मान लेते हैं कि किसी h हाइट पर ये डाइलेक्ट्रिक पर काम करने वाला फोर्स कहां था? ऊपर। और h हाइट जब पानी इसके अंदर चला गया तो इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में अपना इसका कुछ मास होगा, वेट होगा, तो वो वेट कहां एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब पानी इस प्लेट के ऊपर h हाइट ऊपर चला गया है तो मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पर ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स इज सेम एज वेट h। तो बस डाइलेक्ट्रिक इसी हाइट h तक ही जाएगा, इसके ऊपर अब और पानी नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है? यही हाइट h निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली सवाल ऐसा है कि आपको इस वेट को फोर्स F से इक्वेट कर देना है, ठीक है? वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू mg,
मास यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम इज हाइट हो गया h, इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है b, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? d। तो दिस इज b इंटू d इंटू h, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना? ऐसे 3D में इमेजिन हो रहा है ना कि प्लेट की लेंथ तो L है लेकिन विड्थ कितनी है? B, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है D। तो ये जो फ्लोर, ये नीचे वाला जो सरफेस एरिया हुआ, वो सरफेस एरिया कितना होगा? D इंटू बी इंटू हाइट h, दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास, इंटू g, दिस इज वेट। इसी वेट को हमें किससे इक्वेट कर देना है? फोर्स से। क्या था फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए? B एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई 2d इंटू k माइनस 1। ठीक है, यही था ना? तो यहां से हमारे पास हाइट h की वैल्यू कितनी आ गई? हाइट h इज b एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर इंटू k माइनस 1 बाई 2d इंटू रो इंटू b इंटू ये d का स्क्वायर हो जाएगा इंटू g। ठीक है, ये लीजिए, इस हाइट तक पानी ऊपर जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कैपेसिटर में आगे और बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल मेटालिक प्लेट्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारे पास सिस्टम में कुछ पैरेलल मेटल के प्लेट्स होते हैं। मोस्टली सवालों के अंदर आइडेंटिकल प्लेट्स ही होते हैं। ठीक है, यानी हर प्लेट का एरिया एक जैसा होता है, प्लेट के बीच की सेपरेशन भी जनरली एक जैसी होती है, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना होता है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो ये सिंपली एक अरेंजमेंट दे रखा है, जैसे ये एक प्लेट है, इस प्लेट का लेंथ होगा कुछ L, विड्थ मान लीजिए B, यानी प्लेट का कुछ एरिया रहा होगा, और हर प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, ये प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, ये भी D है, और ये भी D है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि A और B के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढकर बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढने के लिए आप एक बार के लिए मान लीजिए कि जैसे A को बैटरी की हायर साइड से, B को बैटरी की लोअर साइड से जोड़ दिया। ठीक है, यदि आपने A को बैटरी की हायर साइड से जोड़ा है, इसका मतलब यह है कि A के पास हायर पोटेंशियल है और B के पास लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जब इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के आस पड़ोस में लगाए जाते हैं तो आउटर मोस्ट प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे बाहर वाले यानी सबसे ऊपर वाले प्लेट और सबसे नीचे वाले प्लेट पर कोई भी चार्ज वार्ज नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है, अब यदि A बैटरी की हायर साइड से कनेक्टेड है तो A के पास जरूर से ही बैटरी की हायर साइड से कनेक्टेड होने की वजह से पॉजिटिव नेचर का चार्ज रहा होगा, यानी A के पास यहां पर भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा, A यहां पर ऐसा पॉजिटिव और ये यहां ऐसा पॉजिटिव नेचर का चार्ज कैरी करता होगा। ठीक है, ओके। B बैटरी की लोअर साइड से कनेक्टेड होने की वजह से B जरूर से ही नेगेटिव नेचर का चार्ज कैरी करेगा, तो B पर यहां भी नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव नेचर का ही चार्ज आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये देखिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक ऐसा रीजन तैयार हो गया जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से देखिए, एक ऐसा रीजन तैयार हो गया जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हायर साइड से लोअर साइड या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और फिर से एक और ऐसा रीजन तैयार हो गया जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे रीजन हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये 3 रीजन कैपेसिटर्स हैं, 3। ठीक है, यानी इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस एक बार के लिए यदि आप C1 बोल दें, इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस C2 बोल दें और इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस C3 बोल दें, तो 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर। अब पंगा यह है कि तीनों कनेक्टेड कैसे हैं, तो इसके लिए भी सुनिएगा कि जैसे ये प्लेट A है तो ये प्लेट A है, ये A है, और ये B है तो ये भी B है, ये भी B है। ओके, मेरे कहने का मतलब पोटेंशियल से सोच लीजिए कि इसका हायर पोटेंशियल है तो इस पूरी प्लेट का हायर पोटेंशियल है, पूरे प्लेट का। ये लोअर पोटेंशियल है तो इसमें हर जगह वही सेम लोअर पोटेंशियल है। तो मैंने नाम निकाल दिया कि जैसे ये प्लेट A है तो ऊपर वाला भी प्लेट A ही है, ये वाला प्लेट भी A ही है, ये वाला प्लेट B है, ये वाला प्लेट भी B ही है। हमारे पास 2 ही पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है।
तो ये जिसका नाम मैं C1 बता रहा था, ये वाला रीजन, ये वाला C1, ये वाला C1 किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? आप बोलेंगे A और B के अबाउट, तो A और B के अबाउट मैं ऐसे C1 ड्रॉ कर देता हूं। उसके नीचे वाला, ये जिसका नाम हम लोगों ने C2 रखा है, वो C2 किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? तो B और A के अबाउट, तो B और A के अबाउट मैं ऐसे C2 कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, सबसे नीचे वाला, तो ये सबसे नीचे वाला भी किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? A और B के अबाउट, तो A और B के अबाउट मैं ऐसे C3 ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, यानी कि C1 is same as C2 is same as C3 is equal to A epsilon naught by D। तो C इक्विवेलेंट कितना है? 3C, यानी 3 टाइम्स ऑफ A epsilon naught by D। सिंपल, ठीक है। हाँ, तो अगला हमारे पास क्या है? अगला अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, ये प्लेट A है, वो प्लेट B है, सारे प्लेट जो है आइडेंटिकल है, ठीक है, सारे प्लेट का आइडेंटिकल लेंथ और विड्थ है, किसी भी दो प्लेट के बीच का सेपरेशन भी एक जैसा ही है। ठीक, तो फिर से वही काम करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के अबाउट निकालने के लिए A और B को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। A बैटरी की हायर साइड से कनेक्टेड है, हायर साइड से कनेक्टेड हो या लोअर साइड से कनेक्टेड हो, आउटर मोस्ट फेसेस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब ये A पर यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। B किससे कनेक्ट किया? B बैटरी की लोअर साइड से कनेक्ट किया, तो B से कनेक्टेड जितने भी प्लेट्स हैं सब पर नेगेटिव नेचर का ही चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव नेचर का चार्ज यहां पर है या नहीं है पता नहीं, यहां पर तो होगा ही सही। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक रीजन है जहां पर हायर साइड से लोअर साइड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दूसरा यहां पर एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब की बार आपके पास दो ही ऐसे रीजन हैं जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, यानी दो ही रीजन का कैपेसिटर होगा, दो ही रीजन के पास कैपेसिटेंस होगा। ये बीच वाले रीजन के पास कुछ नहीं है, कोई कैपेसिटेंस नहीं है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। आई बात समझ? तो ये ऊपर वाला प्लेट जैसे A है, ये वाला प्लेट भी A है, ये B है, ये भी B है, ये भी B है। तो फिर से मैं यदि रीड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये A और B, इस सेगमेंट का कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूं, इसका कैपेसिटेंस C2, वैसे C1 और C2 दोनों बराबर हैं, तो A और B के अबाउट ये एक कैपेसिटर C1, A और B के अबाउट ये दूसरा कैपेसिटर C2। तो C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, यानी C प्लस C 2C के बराबर है, यानी दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में यदि मैं ऐसा पूछ लेता कि इसमें किसी एक सेगमेंट में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया है? डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है, जिस डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट K। अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो अब भी यदि डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 ही होगा, दोनों कनेक्टेड तो पैरेलल में ही रहेंगे, बस C1 आप क्या लिख देंगे? A K एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, ऐसा है कि A और B के अबाउट आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है। ठीक है, तो फिर से वही काम कि A को बैटरी की हायर साइड से, B को बैटरी की लोअर साइड से। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप कि आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई भी चार्ज नहीं, आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, आउटर मोस्ट फेसेस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये वाली बात भी सही है। अब देखिए, A को तो आपने बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर रखा है, मतलब प्लेट A पर जब भी चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज आएगा, B पर जब भी चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव नेचर का ही चार्ज आएगा। अब ये जो दूसरी प्लेट आपको दिखाई दे रही है वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो उस पर ओवरऑल नेट चार्ज 0 रहेगा, लेकिन वो किसी फेस पर पॉजिटिव, किसी दूसरे फेस पर नेगेटिव अपने हिसाब से बना सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव है तो यहां उतना ही, जितना इन दोनों फेसेस पर नेगेटिव है ना, उतना ही इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये प्लेट न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस पर ओवरऑल चार्ज 0 ही रहेगा,
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना यहां नेगेटिव जितना यहां नेगेटिव, ये दोनों मिलाकर जितना नेगेटिव है उतना यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल प्लेट जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। ये इसके फेसेस पर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है। तो जैसे इस प्लेट का नाम है ए, इस प्लेट का नाम है बी, इस प्लेट का नाम निकाल देते हैं सी। ठीक है, तो फिर से टोटल ऑफ 3 ऐसे रीजन हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी 3 ऐसा रीजन है जहां पर कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कनेक्टेड कैसे हैं दोनों। तो एक साइड का नाम है ए, सबसे आखिरी में है बी, बीच में कोई पॉइंट है सी। यदि मैं इस कैपेसिटर का नाम C1 निकाल दूं, इसका C2 और इसका C3, तो C1 किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? ए और सी के अबाउट। तो ए और सी के अबाउट मैंने कनेक्ट कर दिया C1। ठीक है, C2 किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? तो C2 भी ए और सी के अबाउट ही कनेक्टेड है। C3 किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है? तो वो तो C और B के अबाउट कनेक्टेड है। आई क्या बात समझ? तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, इस तरीके का। और ये जो मैं बोल रहा था ना कि इन दोनों प्लेट पर जितना नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्लेट ऐसे हैं कि यहां जितना नेगेटिव है, यहां जितना नेगेटिव है, उतना ही इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, कि जैसे बैटरी से कुछ चार्ज आया होगा Q, इधर चार्ज चला गया होगा Q1, इधर चार्ज चला गया होगा Q2, तो इधर दोबारा से जुड़ करके वो कैपिटल Q यानी Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक, तो चलिए भाई, ये लोग दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल, पैरेलल यानी कि 2C। उसके साथ ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। ये C1 C2 C3 सब बराबर हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C इक्विवेलेंट हो गया 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, यानी कि दिस इज 2C बाई 3, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर है। सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं यदि किसी रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देता, मान लेते हैं कि यहां पे मैं फिल कर देता एक डाइलेक्ट्रिक, जिस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है K। ठीक है, तो आप क्या करते? आप C2 में डाइलेक्ट्रिक डाल देते K यूनिट का, C2 का कैपेसिटेंस लिख देते A K एप्सिलॉन नॉट बाई D, फिर उसके साथ C2 और C1 पैरेलल में जोड़ते, फिर उसका इक्विवेलेंट C3 में जोड़ लेते। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं है। हाँ, तो देखिए अगला ये सवाल है हमारे पास कि फिर से A और B के अबाउट हम लोग क्या करेंगे? तो लगा देते हैं एक बैटरी, बैटरी की हायर साइड A पर कनेक्टेड और B पर लोअर। तो ये आउटर मोस्ट फेसेस पर चार्ज कितना है? 0। A पर जब भी चार्ज होगा, ये चार्जेस तो मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा रीजन जहां पर कैपेसिटेंस है, ये एक ऐसा रीजन जहां पर कैपेसिटेंस है, ये एक ऐसा रीजन जहां कैपेसिटेंस है, ये एक ऐसा रीजन जहां पर कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये प्लेट आपका C है, ये भी C है, ये A है, ये B है, और इसका कुछ नाम निकाल देते हैं, लेट से दिस प्लेट इज D। ठीक, तो कुल मिला के हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? सबसे पहले पॉइंट A है, सबसे आखिरी में पॉइंट B है, फिर इधर कहीं कोई पॉइंट C है, और एक और पॉइंट है D। तो इस सेगमेंट के कैपेसिटेंस का नाम C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। C1 कहाँ कनेक्टेड है? तो C1 कनेक्टेड है C और D के बीच में, तो C और D के बीच में मैंने डाल दिया C1। C2 कहाँ कनेक्टेड है? C2 कनेक्टेड है A और D के बीच में, तो ये लीजिए ये C2 लगा देता हूं। C3 कहाँ कनेक्टेड है? तो C3 A और C के अबाउट कनेक्टेड है, C3 कनेक्टेड है ऐसा ऐसा। और लास्ट में हमारे पास C4, C4 कहाँ कनेक्टेड है? C4 कनेक्टेड है C और B के बीच में ऐसा। ये ठीक है, चलिए, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? सीरीज में। सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेट एरिया A है और सेपरेशन किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच का D है। ओके, तो ये अरेंजमेंट आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज C, दिस इज C/2 और ये भी कितना होगा? C। तो C इक्विवेलेंट C प्लस C/2, ये कितना हो गया? 3C/2 इंटू C बाई 3C/2 प्लस C। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 3C² 2 बाई 5C/2, 2 से 2 गया
तो दिस इज 3c/5, यानी कि 3/5 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर है। ठीक है, 3/5 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर।